Hello everyone, very good morning and a very warm welcome in our online classes at Shri Ram Integrated B.Ed College 17 RB राइसिंग नगर। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस पोइम स्ट्रेंज मीटिंग बाय विल्फ्रेड ओवन, जो कि आपके BA B.Ed थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है। ओके, तो आज हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे। हम विल्फ्रेड ओवन के बारे में भी जानेंगे, हम पोइम का स्ट्रक्चर उसको भी डिस्कस करेंगे, हम पोइम की थीम के बारे में जानेंगे, इसका पब्लिकेशन कब हुआ, और बाद में हम इसको एनालाइज भी करेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, तो बहुत ही फेमस पोइम है, विल्फ्रेड ओवन के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। बेसिकली इट इज़ अ वॉर पोइम। ये एक वॉर पोइम है, मतलब जिसको आप युद्ध पर लिखी गई कविता भी मान सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके लिए जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर रोमांटिक पोइट्री है, एलिजाबेथन पोइट्री है, विक्टोरियन पोइट्री है, या मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स है, मतलब अलग अलग जेनर्स हैं हमारे लिटरेचर के अंदर, कॉम्पोजिशंस के आप ये कह लें, अलग अलग लिटरेरी इरस हैं। तो वैसे ही हमारे इंग्लिश के अंदर एक वॉर पोइट्री नाम से भी सेक्शन है, और जिसके अंदर विल्फ्रेड ओवन उन फेमस पोइट्स में से एक है। जैसे कि आपने रूपर्ट ब्रूक के बारे में सुना होगा, उन्हीं की पोइम आपके सिलेबस के अंदर भी है, सोल्जर, जिसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। तो वो भी एक वॉर पोइट थे, और विल्फ्रेड ओवन भी एक आप ये कह सकते हैं कि वॉर पोइट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें विल्फ्रेड ओवन के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका बर्थ 1893 में हुआ था और 1918 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली, तो ये अगर आपने इनका इरा देखें तो विक्टोरियन इरा है, क्योंकि विक्टोरियन इरा स्टार्ट्स फ्रॉम 1837 एंड एंड्स इन 1901। ओके, तो वैसे तो ये विक्टोरियन एज के अंदर पैदा हुए थे, है ना, फेमस ब्रिटिश पोइट हैं, इंग्लिश पोइट है ये, लेकिन अपने ये मानते हैं कि इनका जो लिटरेरी जेनर था वो था वॉर पोइट्री। ये वॉर पोइट्री लिखते थे। ओके, और इन्होंने इस पोइम को थोड़ा सा डिफरेंट कैसे बनाया है कि जैसे आप दूसरी वॉर पोइट्रीज को देखते हैं ना, जिसके अंदर वॉर को, युद्ध को ग्लोरीफाई किया जाता है, लड़ाई दंगे को ग्लोरीफाई किया जाता है, बड़ा हेरोइक इसको डीड माना जाता है, बड़ा बहादुरी वाला काम बताया जाता है, लेकिन इन्होंने उनके बिल्कुल अलग जाके, उनसे बिल्कुल अलग जाके क्या कुछ जो वॉर किस प्रकार से एक हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है एक सोल्जर के लिए। बाय प्रोफेशन ये सेना में सोल्जर भी थे। ओके, ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये सोल्जर थे। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से एक सोल्जर का हॉरिबल एक्सपीरियंस रहता है, मतलब वो ऑल इन ऑल हम ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई या युद्ध, वॉर नहीं होना चाहिए। इस पोइम के पीछे जो इंस्पिरेशन छिपा हुआ वो यही है कि वॉर, युद्ध नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वॉर पॉइंट्स। ये दूसरी वॉर पॉइंट से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करता। इसमें विल्फ्रेड ओवन ने वॉर को ग्लोरीफाई नहीं किया है, ना ही उसको हेरोइक बताया कि बड़ा बहादुरी वाला कार्य है, बड़ा गैलेंट टास्क है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत लोगों का खून बहता है, एक दूसरे को मारते हैं, लड़ाई दंगे करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ के अंदर एक बिटर, एक हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल से बढ़ते हैं विल्फ्रेड ओवन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका बर्थ होता है 18 मार्च 1893 के अंदर इनका जन्म हुआ था। डेथ इनकी 4 नवंबर 1918 को हुई थी। इंग्लिश पोइट एंड सोल्जर है, बाय प्रोफेशन ये सोल्जर भी थे। वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ फेमस पोइट्स में से एक थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल याद होगा, कब से कब तक है, 1914 से 1918 तक है। ओके, तो उस समय के ये पोइट थे। फेमस वर्क्स इनके आप देख रहे हैं, एंथम फॉर डूम्ड यूथ है, फ्यूटिलिटी है, स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड स्ट्रेंज मीटिंग है, कुछ और यहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो फुल नेम इनका विल्फ्रेड एडवर्ड साल्टर ओवन था, और हम इनको शॉर्ट में विल्फ्रेड ओवन भी कहते हैं। पूरा नाम इनका आप देख रहे हैं यहाँ पे, विल्फ्रेड एडवर्ड साल्टर ओवन इनका पूरा नाम था। ये इनके कुछ फेमस वर्क्स यहाँ पे आपके लिए है, जैसे न्यू हेवन है, अचेरे है, एंथम फॉर डूम्ड यूथ है, आर्म्स एंड द बॉय है, अस्लीप है, ब्यूटी, एट अ कैलवरी नियर द एंकरे है, डिसेबल, एक्सपोजर, ग्रेटर लव। ये इनकी कुछ फेमस वर्क्स में से एक है। और आपको बता दिया मैंने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो फेमस पोइट्स थे उनमें से एक है, और बहुत ही एमिनेंट रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो करंट पोइम है इनकी, स्ट्रेंज मीटिंग, हमारी जो आज की पोइम का जो टाइटल है स्ट्रेंज मीटिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है उनकी। तो चलिए, अगर अपने स्ट्रेंज मीटिंग के बारे में बात करें, विल्फ्रेड ओवन के बारे में आपने देखा कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पॉइंट हैं और दूसरे पॉइंट से किस प्रकार डिफरेंट है, क्योंकि ये वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। दूसरे जो पॉइंट्स हैं वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं, ये वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करते, बल्कि उसके जो बिटर हॉरिबल एक्सपीरियंस है उसके बारे में एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू, और ये कहना चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर से कोई फायदा नहीं होता है। ओके, तो अगर अपने इस पॉइंट की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट का फॉर्म एक वॉर पोइम है, रिटन इन 1918 1918 में लिखी गई थी, पब्लिश्ड इन 1919 पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमस का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपोजिशन जो उस राइटर जो उसको लिखने वाला है उसकी डेथ के बाद पब्लिश होता है, क्योंकि इनकी डेथ तो कब हो गई थी, 1918 में इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ के बाद में इस पॉइंट को पब्लिश करवाया गया स्पेन मीटिंग को 1919 के अंदर। ओके, इससे पहले कि हम इस पॉइंट को शुरू करें, थोड़ा सा अभी इस पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा मैं। होता यूँ है कि जो इस पॉइंट का स्पीकर है, यानी कि जो हमारा पॉइंट है, बेसिकली इसमें दो स्पीकर आपको दिखेंगे, एक पॉइंट है और एक ऐसा एनिमी है इसके अंदर जिसको कि पॉइंट युद्ध के अंदर मार देता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है, पॉइंट है, वो एक विजन देखता है, और उस विजन के अंदर वो क्या देखता है कि वो किसी हेल में चला गया है। देखिए इस पॉइंट के अंदर हेल का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, नर्क का आपको इसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन ये एक इमेजिनेटिव हेल है, मतलब एक काल्पनिक नर्क उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं है कि वो सच में जाके नर्क में मिला था, एक कल्पना की है उन्होंने, इमेजिनेशन की है। उनको एक विजन आता है कि वो जब हेल में चले जाते हैं तो वहाँ उनकी जो मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, वो दुश्मन सैनिक से होती है, सोल्जर से होती है जिसको उन्हीं ने मारा होता है। तो उनसे क्या कुछ वो बातें करते हैं, वो एक जर्मन सैनिक होता है, जर्मन सोल्जर होता है जिसको कि वो युद्ध में मार देते हैं, और विजन में देखते हैं कि जब वो नर्क में चले जाते हैं तो वो उस सैनिक से मिलते हैं, और वहाँ पे वो बहुत सारे सैनिकों को दर्द से रोता हुआ देखते हैं, कुछ वहाँ पे मरे पड़े हैं। तो थ्रू द पॉइंट वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वॉर का हमेशा ही हॉरिबल रिजल्ट ही निकलता है, इसके बुरे परिणाम ही निकलते हैं, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंज मीटिंग एक अजीब सी मुलाकात, वो अजीब सी मुलाकात किससे होती है, अपने ही उस दुश्मन से होती है, उस एनिमी से होती है जिनको वो युद्ध के अंदर मार देते हैं, लेकिन बाद में वो उसको इमेजिनेटिव हेल में मिलते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, बेसिकली ये वॉर पोइम है, ओके, जिसके अंदर वॉर को ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं किया गया है। वॉर के बारे में बताया गया कि एक बहुत ही डेंजरस एक एक्सपीरियंस, हॉरिबल भयानक एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत सारे लोगों का खून बहता है, जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मतलब इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ऑल इन ऑल विल्फ्रेड ओवन हमें ये कहना चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मरने के बाद किस प्रकार से एक सैनिक के मन की आवाज़ हमारे पास पहुंचती है कि मरने के बाद में एक सैनिक युद्ध के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि जिस समय वो जीवित होता है, युद्ध में वो भाग ले रहा होता है, उस समय तो वो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि अपने देश की रक्षा करे और दुश्मन को मार दे। लेकिन वही जब मर जाता है और वो नरक में या कहीं चला जाता है, तो तब वो युद्ध के बारे में क्या सोचता है, तब वो ये सोचते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ओके, अगर अपने पॉइंट की बात करें इसके टोन की, तो बहुत ही पेसिमिस्टिक टोन है, बहुत बड़ी आपको ना ऐसे निराशा वाली सी टोन आएगी कि बड़ा निराश होके विल्फ्रेड ओवन लिख रहा है युद्ध के बारे में, बहुत ही पेसिमिस्टिक इस पॉइंट की टोन है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। कहता मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उस बैटल से, उस युद्ध से निकल के बच के आ गया हूँ। एस्केप्ड मतलब बच के आ जाना। इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस युद्ध से बच के आ गया हूँ, उस युद्ध से बच के निकल आया हूँ। डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, और कह रहा है कि ऐसी सुरंग में से, टनल का मीन क्या होता है सुरंग, प्रोफाउंड का मतलब बहुत ही डीप गहरी, डल का मतलब जहाँ पे अंधेरा होता है, लाइट बहुत डिम होती है, और कह रहा है कि शायद मैं उस बहुत गहरी और बहुत ही अंधकारमयी सुरंग में से निकल के आया हूँ बच के, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। इस प्रकार से वो उसमें बच के आता है युद्ध में। शायद कहता है कि मैं उस टनल में, सुरंग में से बाहर आ गया हूँ उस युद्ध से बच के। लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, जो लंबे समय से वही है। थ्रू ग्रेनाइट्स, ग्रेनाइट आपको पता है ना कि एक प्रकार का पत्थर होता है। ओके, तो कह रहा है कि जो सारी की सारी किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट के पत्थरों चट्टानों से बनी हुई है। विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रोइंड। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है टाइटैनिक। टाइटैनिक यहाँ पे वैसे तो देखिए आपने शिप का नाम सुना होगा, टाइटैनिक शिप। अब ये पोइम
उस शिप के डूबने के बाद ही लिखी गई है। ओके, उस शिप के डूबने के बाद ही लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे टाइटैनिक का मतलब क्या है? गैगेंटिक, बहुत विशाल, बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा, मतलब बड़े के अर्थ में है ना। कहता है कि बहुत बड़ा युद्ध जो होते हैं ना, बहुत मतलब भयानक जो युद्ध होते हैं, इसमें लिखा है थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटैनिक वॉल्स हैड गॉइंड। कह रहा है कि ये सुरंग तब की बनी हुई है जब बहुत भयानक खतरनाक युद्ध हुए थे। ओके, तो उस समय ये जो टनल है ग्रेनाइट से बनाई गई थी और उस टनल से शायद मैं बच के निकल के आ गया हूं और युद्ध से मैं दूर आ गया हूं, वहां से मैं बच के निकल गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे वो बच के वहां से आगे निकलता है, अभी उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो अभी अपने को पता चलेगा कि जब उसे फील होएगा कि वो कहाँ पे है। येट ऑल्सो देयर इनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रोन। कह रहा है कि हालांकि मैंने वहां पे क्या देखा, इनकम्बर्ड स्लीपर्स मतलब असंख्य है, बहुत सारे लोग वहां पे क्या कर रहे थे, स्लीपर्स सो रहे थे, ग्रोन दर्द से करा रहे थे। टू फास्ट इन थॉट, बहुत सारे लोग तो ऐसे लगता था कि किसी बहुत ही गहरे विचारों में खोए हुए हैं। और डेथ टू बी बेस्टेड, और शायद उन्हें मौत आ चुकी है, मौत ने उन्हें सुला दिया है। देन एज आई प्रोब्ड देम वन स्प्रैंग अप, हालांकि मैंने उनको हिलाया और उनमें से एक स्प्रैंग अप मतलब उठ खड़ा हुआ उनमें से एक। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब घूरना, मतलब अभी वो जो टनल में से जा रहा है और उस टनल में क्या देखता है कि बहुत सारे लोग पहले से वहां पे दर्द के मारे करा रहे हैं, सोए हुए हैं, कोई विचारों में डूबा हुआ है, ऐसा लग रहा कि मौत ने उन्हें सुला दिया है। उनको मैंने हिलाया और उनमें से एक जग गया, मतलब स्प्रैंग अप, उठ गया और वो मेरी तरफ घूरने लगा। विद पिटियस रिकॉग्निशन इन फिक्स्ड आइज, और कह रहा है कि वो मुझे बहुत ही दया से देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे पहचान लिया है। इसमें लिखा ना विद पीटीएस रिकॉग्निशन इन फिक्स्ड आइज। फिक्स्ड आइज का मतलब क्या है कि वो एक टक मुझे देख रहा था और उन आंखों में मुझे अपने प्रति दया दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन आंखों ने मुझे पहचान लिया है। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस, और वो अपने डिस्ट्रेस निराशा भरे हाथों को ऊपर उठा रहा था और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ब्लेस कर रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। उसने अपने निराशा भरे हाथों को उठाया और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ब्लेस करने जा रहा है। एंड बाय हिज स्माइल, और जब उसकी स्माइल को मैंने देखा, आई न्यू दैट सलन हॉल, तब मैं जान गया उस अंधेरे कमरे के बारे में। सलन का मतलब डार्क, फुली डार्क है ना, पूरा अंधकार में हॉल, जान गया। बाय हिज डेड स्माइल, उसकी उस मौत जैसी, डेड मतलब बिल्कुल बुझी हुई सी स्माइल ने मुझे बता दिया, आई न्यू वी स्टूड इन हेल, कि हम नरक में खड़े हैं। ओके, अब बेसिकली आपने नरक के बारे में सुना होगा कि वहां पे नरक में हमेशा आग जलती रहती है और जितने भी उसमें बुरे काम करने वाले लोग हैं उन्हें आग में फेंका जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हेल का एक सीन, इमेजिनरी सीन है, जरूरी नहीं कि हेल ऐसा, तो हेल तो किसी ने देखा ही नहीं है और जिसने देखा वो आके बाद में बता नहीं सकता। तो ये एक इमेजिनरी पिक्चर है आपके लिए कि इस प्रकार से उसे लगता है कि शायद वो हेल में है, क्योंकि जैसे ही वो उस सोल्जर की, एनिमी की स्माइल को देखता है ना, तो वो जान जाता है कि वो हेल में है। वो ये वही सैनिक है जिसने एक दिन पहले उसको युद्ध में मारा होता है। किसने? यानी कि पॉइंट जो हमारा स्पीकर है, दूसरा जो स्पीकर इसमें कौन है? एक जर्मन सोल्जर है, और उस जर्मन सोल्जर को हमारे पॉइंट ने मारा होता है। तो वो उसी से मिलता है और वही पॉइंट के प्रति दया भरी आंखों से देख रहा है। ऐसा लगता है कि उसने पॉइंट को पहचान लिया है, और जैसे वो हंसता है सैनिक, तो उसकी स्माइल से उसको पता लग जाता है कि शायद वो कहाँ पे खड़े हैं? नरक में खड़े। ओके, फिर क्या कहता है? विद 1000 fears that vision's face was green, और कह रहा है कि जो चेहरा मैंने अपने विजन में देखा था, आपको मैंने पहले भी कहा ना कि ऐसा नहीं है कि रियल में वो नर्क में चला गया है। पॉइंट एक विजन देखता है, एक काल्पनिक नर्क का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, है ना। तो कह रहा है कि जो विजन में मैंने चेहरा देखा था, ऐसा लगता है कि उस चेहरे पर हजारों डर हैं। 1000 fears that vision's face was green, कि ऐसा जो चेहरा जो मैंने अपने विजन में देखा था, वो चेहरा हजारों डर लिए हुए है, मतलब डरा हुआ है, उसके चेहरे पर हजारों डर हैं। येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड, अब अपर ग्राउंड किसको बोला गया है? जहां पे युद्ध लड़ा जा रहा है।
हालांकि कहता है कि कोई ब्लड उनके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो तो टनल में, सुरंग में से निकल के वो तो नरक में आ गए हैं। और कहता है नरक पे कोई ब्लड, ब्लड का मतलब किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार का मार धाड़, लड़ाई झगड़ा वहां पे नहीं पहुंचेगा। फिर भी उसके चेहरे पर हजारों डर थे, मतलब उसका चेहरा ऐसा एक्सप्रेशंस दे रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। हालांकि अंदर कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कोई भी अंदर ऐसा लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं था, क्योंकि दे आर नाउ इन हेल, वो तो एक अंधेरे कमरे में है, एक सलन हॉल के अंदर है, तो वहां पे कोई ब्लड नहीं पहुंच सकता, मतलब वहां पे कोई भी लड़ाई झगड़ा उनको मारने कोई नहीं आ सकता। ओके, एंड नो गन्स थम्प्ड, वहां पे किसी प्रकार के गन के चलने की आवाज नहीं है। और डाउन द फ्लूज, और ना ही वहां पे ऐसा कोई, फ्लू का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? चिमनी, जिसके अंदर से धुआं निकलता है, मेड मॉन, और ना ही किसी प्रकार का चिमनी से निकलने वाला धुआं है जिस जो कि उनके अंदर क्या पैदा करे? मौन पैदा करे, उनके अंदर विलाप, डर पैदा करे। स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड, अब आई सेड किसने कहा? हमारा पॉइंट कहता है, स्पीकर कहता है स्ट्रेंज फ्रेंड, बड़ा अजीब मित्र, फ्रेंड भी बोला, स्ट्रेंज भी बोला उसको। हियर इज नो कॉज टू मॉर्न, यहाँ पे किसी भी प्रकार के डरने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो मौन का मीन कहता है विलाप करना, शोक मनाना, तो कहता है हियर इज नो कॉज, यहाँ पे कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से हम शोक मनाएं या हम विलाप करें। नन सेड द अदर, दूसरे ने, जर्मन सैनिक ने कहा हाँ नहीं है। सेव द अनडन ईयर्स, बजाय इसके कि जो अनडन ईयर्स है, मतलब जो पास्ट के हमारे ईयर्स हैं, जो हमने युद्ध में स्पेंड किए थे, उनके बजाय डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं उनको याद करता हूं, दूसरे ने कहा कि हमारे पास विलाप करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन एक कारण है कि जो साल हमने युद्ध लड़ते हुए बिताए हैं, क्योंकि जब उनको वो याद करते हैं ना तो उनको बड़ा दुख होता है। ओके, आगे लिखा भी है द होपलेसनेस, क्योंकि जो पास्ट ईयर्स जो हमने युद्ध में बिताए हैं, वहां पे हम क्या थे? होपलेसनेस थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, सारी आशाएं हमारी जा चुकी थी, क्योंकि युद्ध में तो उन्हें सिर्फ एक ही था कि अब हमें मरना है, क्योंकि दुश्मन सैनिक कभी भी उन्हें मार सकता है या वो उसको मार सकते हैं। तो जब एक सोल्जर युद्ध के अंदर होता है तो उसकी सारी होप्स चली जाती हैं, क्योंकि उसके सामने सिर्फ क्या होता है? या तो मौत है, या तो मर जाओ, या सामने वाले को मार दो। तो ऐसा ही वो जर्मन सैनिक कह रहा है कि जब मुझे तो सिर्फ उन दिनों के बारे में याद करके दुख हो रहा है कि जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे पास सिर्फ क्या था? डू एंड डाई, एक ही चांस था अपने पास। वट एवर होप इज योर्स, जो कि तुम्हारी भी यही उम्मीद रही होगी, मतलब जो उम्मीद मेरी थी वही उम्मीद तुम्हारी होगी। देखिए अभी जो स्ट्रेंज मीटिंग है, दोनों ही इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं युद्ध के अंदर। ओके, जो हमारा पॉइंट है विल्फ्रेड ओवन, वो तो इंग्लैंड से था और वो जर्मनी से था। यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो युद्ध हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है यहाँ पे विल्फ्रेड ओवन। ओके, तो कह रहा है कि वही होप तुम्हारी भी रही होगी। वॉज माई लाइफ ऑल्सो आई वेंट हंटिंग वाइल्ड, और कह रहा है कि मेरे जीवन की भी यही इच्छा थी कि मेरी भी बहुत सारी होप्स थी, मेरी बहुत सारी आशाएं थी, मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी जब मैं जीवित था। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी। अब देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है कि मैं इस संसार के अंदर सिर्फ सुंदरता के पीछे दौड़ता रहा। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी, कि एक से बढ़कर एक सुंदर चीजों के पीछे मैं दौड़ता रहा। ओके, विच लाइज नॉट काम इन आइज, जो शायद किसी की आंखों में नहीं मिलती। यहाँ पे वो फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही। कहता है कि मैं तो फिजिकल ब्यूटी के पीछे या सुंदर चीजों के पीछे भागता रहा, और बाद में मुझे पता चला कि ना तो वो किसी की आंखों में है और ब्रेडेड हेयर, और ना वो बालों की लटों में है। ब्रेड हेयर का मतलब बालों की लटें। बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, लेकिन मैं तो उस सुंदरता की बात कर रहा हूं जो सुंदरता समय का भी मजाक उड़ाती है। लिखा ना, बट मॉक्स द स्टडी रनिंग। स्टडी रनिंग का मतलब क्या है कि समय हमेशा चलता रहता है। कह रहा है मैं तो ऐसी सुंदरता की बात करता हूं जो समय का भी मजाक उड़ाती है। ओके, मतलब वो ब्यूटी कौन सी हो सकती है? ऐसी ब्यूटी जिसको जो समय है वो फेड अप नहीं कर सकता। क्योंकि देखो अगर अपने फिजिकल ब्यूटी की बात करें ना, तो इंसान समय के साथ में बूढ़ा होता है और उसकी सुंदरता चली जाती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो दूसरा नरेटर है हमारा, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो सुंदर चीज़ों की तलाश में पूरे संसार में भटक रहा था। बाद में पता चला कि वो सुंदरता आंखों में नहीं है, वो ना किसी के बालों की लटों में है, बल्कि सुंदरता तो वो होती है जो समय की गुलाम नहीं होती। एंड इफ इट ग्रीव्स रिचुअल देन हेयर, और अगर कहता है ये सुंदरता उदासी का कारण बन जाए तो फिर ये बहुत बड़ी उदासी बनती है। लिखा ना इसमें, रिचुअल देन हेयर।
जो उदासी हम इस नरक में झेल रहे हैं वो उदासी तो उससे कहीं ज्यादा होती है। ओके, जब सुंदर चीज हमारे लिए दुख का कारण बनती है तो जो उदासी हमें नरक में मिल रही है वो उससे कहीं ज्यादा उदासी हमें फील करवाती है। आगे बढ़ते हैं। फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड, और कह रहा अगर मैं जीवित होता तो माई ग्ली, ग्ली का मतलब खुशी, कहता है मेरी खुशी को देखकर मेरे बहुत सारे जो सैनिक साथी हैं वो खुश होते। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट, और कह रहा है कि अगर माई वीपिंग मतलब मेरा दुख भी उनके लिए कुछ ऐसा छोड़ जाता वो मुझे हमेशा याद करते। यानी कि मरने के बाद में एक सैनिक क्या सोचता है अभी वो दोनों बता रहे हैं। कहता अगर मैं जिंदा होता तो मुझे खुश देखकर, मेरी प्रसन्नता को देखकर मेरे साथी कितना खुश होते, और शायद मैं रोते हुए भी अगर उनके लिए कुछ छोड़ जाता, ओके, वो भी उन्हें हमेशा याद रहता। विच मस्ट डाई नाउ, लेकिन अब उन्हें मरना होगा, मतलब अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड, कहता है कि वो जो सत्य, मेरा मतलब है कि जो ट्रुथ जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था। द पिटी ऑफ वॉर, वो ट्रुथ क्या है, पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टाइल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि वो युद्ध की दुर्दशा, वो युद्ध, वो भयानक युद्ध जो क्या करता है, सिर्फ इंसानों को खत्म करता है। नाउ मैन विल गो कंटेंट विद वट वी स्पॉइल्ड, हो सकता है कि बहुत सारे कहता लोगों को खुशी हुई होगी क्योंकि हमने बहुत कुछ स्पॉइल्ड किया है, मतलब हमने युद्ध में जो विनाश किया है ना, जितना भी हमने डिस्ट्रॉय किया, हमने लोगों को मारा है या हमने शहर के शहर तबाह कर दिए। तो कुछ लोग हो सकता है ऐसे हों कि जिन्हें हमारे इस काम से खुशी मिलती है, पर नहीं, युद्ध में तो कहता कि द पिटी ऑफ वॉर, मतलब युद्ध पर तो सिर्फ जितना भी विनाश होता है वो दया का पात्र ही बनता है, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कहता है। वो ये ट्रुथ बताना चाहता है। आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड का मतलब क्या है कि ऐसा सत्य कहता है जो अब तक आपको मैंने नहीं बताया था, वो अब बताने जा रहा हूं। कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि खुश हों कि हमने दुश्मन सेना पे अटैक किया, उनको मार गिराया और इतना कुछ उनका तबाह कर दिया, लेकिन ऑल इन ऑल हमें उसके बारे में सोचकर दया आती है। वो युद्ध हमारे लिए दया बन जाता है, मतलब हमें दया आती है जो हमने विनाश किया है। हालांकि कहता कुछ लोग हो सकता है कि इससे खुश हो। आगे बढ़ते हैं। और डिसकंटेंट बॉइल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड, और कह रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे नाखुश भी हो, जो कुछ हमने आतंक मचाया है, जो कुछ हमने दूसरों का खून बहाया है हमने। दे विल बी स्विफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ द टाइग्रेस, टाइग्रेस का मतलब वही जो बाघिन होती है, ओके। और कह रहा है कि शायद हो सकता है कि वो लोग दे विल बी स्विफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ द टाइगर्स, कि उनके अंदर इतनी तेजी हो जैसे कि किसमें तेजी होती है, एक बाघिन के अंदर होती है, मतलब वो इतनी तेजी के साथ वो विनाश को देखना पसंद करते हैं, ओके, कि विनाश बहुत तेजी से हुआ है, वो उस तेजी से होने वाले विनाश को पसंद करते हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि इसको नापसंद भी करें। नाउ विल ब्रेक रैंक्स दाउ नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस, और कहता है कि जो नेशन, नेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो हो सकता है कि हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाए, या हो सकता है कि हमें तरक्की वाले रास्ते से हटा भी देखे ना। इसमें ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस मतलब कि हम जो सैनिक होते हैं, हमने जो काम किया है, हमारे मरने के बाद में हो सकता है कि वो नेशन हमें सम्मान दे, या हो सकता है कि वो हमें सम्मान ना भी दे। क्रेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, कहता है मेरे पास उस समय साहस था, मेरे पास रहस्य थे। विजडम वॉज माइन, उस समय मेरे में बुद्धि थी। एंड आई हैड मास्टरी, और मेरे अपने ही कुछ रहस्य थे। टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड, और कह रहा है कि ये संसार जो इस विनाश को देखकर खुशी मना रहा है ना, मुझे लगता है कि वो वापस जा रहा है। रिट्रीट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो वापस जा रहा है, क्योंकि युद्ध में जो विनाश होता है उससे कोई भी कंट्री हमेशा पीछे जाती है। मिस द मार्च मतलब वो अपने ट्रैक को खो दिया, उन्होंने अपने रास्ते को वो मिस कर गए हैं, और ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल याद होगा कि जब जापान पर अमेरिका ने जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, तो आज तक भी वहाँ पे उसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वही पॉइंट ये कहना चाहता है कि युद्ध करके हर एक कंट्री या पूरा संसार है वो पीछे की ओर जा रहा है, ना कि आगे की ओर जा रहा है। तो मिस द मार्च, वो अपने आगे बढ़ने के रास्ते को मिस कर गए कहीं। इनटू वेन सिटाडल दैट आर नॉट वॉल्ड, और कह रहा है कि ऐसे शहर, स्टैडल का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो शहर है ना, हाँ आप सिटी बोल सकते हैं, कि जितने भी शहर, ओके, जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है, जिनकी कोई सुरक्षा नहीं, दैट आर नॉट वॉल्ड मतलब यहाँ पे जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है उन शहरों की, ओके,
और उन शहरों में युद्ध होना और उनको तबाह करना ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को तो पसंद आता होगा, लेकिन पॉइंट कहता है, मेरा मानना है कि उन शहरों को तबाह करना जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है, शायद हमारा जो संसार है वो पीछे की ओर जा रहा है। ओके, तो इसके बाद में आगे और पढ़ते हैं। देन व्हेन मच ब्लड हैड क्लॉग्ड देयर चैरिट व्हील्स। अब पॉइंट कहना चाहता है कि जब तुम लोगों के जो चैरिट व्हील्स हैं, तुम्हारे रथ के जो पहिए हैं, वो सारे खून से लथपथ हो जाएंगे। अब ये ह्यूमैनिटी को, मानवता को, ह्यूमन बींग्स को कह रहे हैं, कहते हैं कि जब तुम्हारे, अब देखिए तुम्हारे रथ का मतलब कि जब चारों तरफ तुम खून ही खून देखोगे, मतलब चारों तरफ हिंसा देखोगे, तब मैं क्या करूंगा, आई वुड गो अप एंड वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स। तब मैं आऊंगा और उन सारे खून के धब्बों को मैं धो दूंगा। किससे? स्वीट वेल से, स्वच्छ कुओं के पानी से मैं उनको धो दूंगा। मतलब वो मानवता को ये कहना चाहता है कि जब आप सारे आपस में लड़ोगे, शहरों को तुम तबाह कर दोगे, तो चारों तरफ क्या दिखेगा? खून ही खून दिखेगा। तो फिर मैं आऊंगा और उस खून को मैं साफ करूंगा। इवन विद ट्रुथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेन। और कह रहा है कि ऐसा सत्य है जिसे कोई भी चीज छिपा नहीं सकती। आई वुड हैव पॉर्ड माई स्पिरिट विदाउट स्टिंट। मैं बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के अपनी आत्मा को भी दे सकता हूं, ओके, उस सत्य के लिए। बट नॉट थ्रू वाउंड्स, नॉट ऑन द चेस्ट ऑफ वॉर। लेकिन मैं किसी को घाव नहीं दे सकता। मतलब मैं युद्ध के नाम पर, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके मैं किसी को घाव, किसी को घायल नहीं कर सकता। मीन जो हमारा स्पीकर है, पॉइंट है, उसका मन उब चुका है, फेडअप हो चुका कि अब युद्ध और नहीं करना। कहता है मैं युद्ध के नाम पर किसी को मार नहीं सकता, किसी को घायल नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो लोगों के घावों को साफ करूंगा। फोरहेड्स ऑफ मैन हैव ब्लड वेयर नो वाउंड्स वर। ओके, और कह रहा है कि लोगों के फोरहेडों से बहता हुआ खून, ओके, वेयर नो वाउंड्स वर। तो मैं चाहता हूं कि वहां पे कोई घाव ना हो, क्योंकि जब मैं लोगों के सिरों से बहते हुए खून को देखता हूं ना, तो तब मुझे बहुत ही हॉरिबल लगता है। तो अब वो कहता है कि मैं भविष्य में, इन फ्यूचर, कभी नहीं देखना चाहता कि किसी के माथे से खून बह रहा हो। ये है कुछ फाइनल लाइंस। आई एम द एनिमी यू किल्ड। अब वो बोलता है कि मैं ही वो एनिमी हूँ। दूसरा जो इसमें स्पीकर है कि मैं ही वो एनिमी हूँ जिसने तुम्हें मारा था। माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, आई न्यू यू इन दिस डार्क। मैंने तुम्हें इस अंधेरे में पहचान लिया है। फॉर सो यू फ्रॉन, तुम्हारे उस फ्रॉन को देखकर। फ्रॉन का मीन क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि हमारी फोरहेड पर जो स्किन इकट्ठी हो जाती है और पैटर्न्स बनने लग जाते हैं, उनको फ्रॉन कहते हैं। तो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी फ्रॉन्स को देख के तुम्हें पहचान लिया। यस्टरडे थ्रू मी एज यू जैब्ड एंड किल्ड। कहता है कि कल जब तुम मेरे पे तलवारबाजी से ना प्रहार कर रहे थे। जैब्ड का मतलब क्या होता है? प्रहार करना। कि प्रहार कर रहे थे ना और तुमने मुझे मारा था, तो तब मैंने तुम्हारी उन फ्रॉन्स को देखा था और वहीं से देख के मैंने तुम्हें पहचान लिया। आई पैरिड, कहता है कि मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया था, बट माई हैंड्स वर लॉथ, लेकिन मेरे हाथ बहुत ही उस समय लॉथ थे, आलसी थे, एंड कोल्ड, ठंडे पड़ गए। और कहता है कि मैं मर गया था। लेट अस स्लीप नाउ, अब हमें सो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम, स्ट्रेंज मीटिंग। आपको समझ आई? हालांकि इस पोइम में कुछ इंटरटेनिंग कुछ भी नहीं था। इस पोइम के अंदर सिर्फ एक पैसिमिस्टिक टोन थी कि किस प्रकार से एक सोल्जर होता है, वो जब युद्ध से बाहर चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो मरने के बाद में वो युद्ध के बारे में क्या सोचता है। तो ऑल इन ऑल इस पोइम के बाद हमें इंस्पिरेशन ये मिलती है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। मानवता को भी यही मैसेज देना चाहते थे विल्फ्रेड ओवन कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ओके, तो उस समय की ये पॉइंट है और बेसिकली विल्फ्रेड ओवन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही पॉइंट है। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आई होगी, आपको इस पॉइंट का एसेंस भी समझ आया होगा, आपको मोटिव समझ आया होगा, मोटो क्या है यहाँ पे पॉइंट का वो आपको समझ आया होगा। ओके, तो मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, कमेंट में हमें बताते रहिए कैसा लग रहा है आपको। तो मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।